हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज है और आज इसमें हम लोग एक बार फिर से एक थिंकर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। भारतीय थिंकर, भारतीय विचारक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं के.एम. कपाड़िया, तो आज हम लोग के.एम. कपाड़िया के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज का लेक्चर बहुत लंबा नहीं होगा क्योंकि इनके अगर समाजशास्त्र में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो रहा कंट्रीब्यूशन तो इनका रहा है, लेकिन ऐसा हम कहें कि इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है या बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इनकी 2 ही पुस्तकें हैं और कुछ जाने माने प्रसिद्ध इनके कथन हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनका पर्सपेक्टिव क्या रहा है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे आप लोग के.एम. कपाड़िया जी की इमेज देख सकते हैं। आप यहाँ पे जन्म हम लोग देखते हैं 1908 में नवसारी गुजरात में इनका जन्म हुआ था। तो अगर जन्म की बात करें तो ये गुजरात में हुआ था, अर्थात जहाँ पे इनका जन्म स्थान रहा है, जो स्टेट है, यहाँ से भी नवसारी में भी इनका अध्ययन क्षेत्र रहा है। तो ये गुजरात में अगर दे दिया जाए कि कोई विचारक की कौन ऐसा विचारक है जो कि गुजरात से संबंधित है या नहीं संबंधित है, इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो गुजरात से संबंधित में के.एम. कपाड़िया का नाम जरूर आएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मृत्यु इनका 1967 में बॉम्बे महाराष्ट्र में हुआ था। ओके, यहाँ पे एक बात हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं कि जी.एस. घुरिये, ये आप सभी को पता है कि भारतीय समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं। और इन्होंने जब समाजशास्त्र की जो पोस्ट थी, इन्होंने जब अपना विभागाध्यक्ष के पद से जब आप ये सेवानिवृत्त हुए और उसके बाद से अगली पोस्ट जो है वो के.एम. कपाड़िया को ही दी गई थी। तो यहाँ पे ये भी आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि समाजशास्त्र के जो प्रथम पीढ़ी के समाजशास्त्री हैं भारत में, उनमें के.एम. कपाड़िया का नाम आता है और ये जी.एस. घुरिये के शिष्य भी रहे हैं। तो इन्होंने बॉम्बे से ही इन्होंने बीए भी किया था अपना, और मास्टर डिग्री के लिए ये अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, इस 2 विषयों से ये एमए करने के लिए बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया था। और पीएचडी के लिए ये जब आए थे जी.एस. घुरिये के सानिध्य में, तो उन्होंने जो भारत में नातेदारी व्यवस्था है, ये आप सभी को पता है कि इनका रुझान रहा है। चाहे वो इरावती कर्वे की बात करें, ये वो भी जी.एस. घुरिये की शिष्या रही हैं। तो जो उनके शिष्य रहे हैं उन लोगों ने काफ़ी कुछ जो फैमिली है या नातेदारी है या फिर मैरिज है, इन सब पे काम रहा है। तो के.एम. कपाड़िया का भी हम देखें तो मैरिज, फैमिली और किनशिप, यानी कि नातेदारी व्यवस्था भारत में जो रही है, विवाह और परिवार की क्या व्यवस्था देखने को मिलती है, के.एम. कपाड़िया का भी अध्ययन रहा है। अच्छा, पर्सपेक्टिव की यदि बात कर लें तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जी.एस. घुरिये जो है वो इंडोलॉजी पर्सपेक्टिव से आते हैं। तो सेम इंडोलॉजी पर्सपेक्टिव से ही के.एम. कपाड़िया भी आते हैं, क्योंकि जब इन्होंने अपना अध्ययन किया था पीएचडी के लिए, और पीएचडी के लिए इनके जो अध्ययन का टॉपिक था वो क्या था, तो इनकी आप लोगों को एक बुक याद होगी, हिंदू किनशिप। ये बुक तो आप लोगों को याद होगी, ये 1947 में आई थिंक ये पब्लिश हुई थी। आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। 1947 में ये पब्लिश हुई थी, हिंदू किनशिप करके, हिंदू नातेदारी। तो ये जो बुक है इनकी, यही इनके पीएचडी का टॉपिक भी था और इसी पे इन्होंने किया था। बाद में ये बुक जो है 1947 में हिंदू किनशिप या हिंदू नातेदारी के नाम से पब्लिश होती है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बुक तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन अगर इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए
कि के.एम. कपाड़िया ने जो पीएचडी किया था उनके जो शोध था उसका टॉपिक क्या था, तो या शीर्षक क्या था, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हिंदू किनशिप है यही इनके पीएचडी का टॉपिक भी था। ओके यहाँ पे हम लोग दो इम्पॉर्टेंट कोट इनका देखेंगे। ये जो है कोट ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। हिंदू विवाह एक संस्कार है, तो ये कई तरीके से पूछ दिया जाता है। ये भी पूछ दिया जाता है कि ऐसे कौन से विचारक हैं जिन्होंने हिंदू विवाह को एक संस्कार माना है, या हिंदू विवाह एक संस्कार है यह कथन किस विचारक का है। तो इस तरीके से कई तरीके से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो आप लोगों को बस इतना पता है कि इतना पता होना चाहिए कि हिंदू विवाह जो है इसको एक संस्कार के रूप में के.एम. कपाड़िया ने माना है। ओके इनका एक और कोट हम लोग देख लेते हैं जो कि संयुक्त परिवार से लेके है। इरावती कर्वे ने भी संयुक्त परिवार को लेके कथन दिया है। यह सही है कि संयुक्त परिवारों का अभी भी वर्चस्व है, तथापि आर्थिक प्रगति के द्वारा उत्पन्न विभिन्न शक्तियों द्वारा ये प्रभावित हुए हैं। अर्थात जो आर्थिक प्रगति हमें दिख रही है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस दिख रहा है, इसके द्वारा जो विभिन्न शक्तियाँ उत्पन्न हो रही हैं, या इंडस्ट्री की बात करें या और सारी फैसिलिटी की बात करें, तो इसके द्वारा संयुक्त परिवार काफ़ी प्रभावित हुआ है और यह प्रभाव हमें उनकी रचना में हुए परिवर्तन से प्रकट होता है। तो उनका जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आ रहे हैं वो हमें देखने को मिल रहा है। तो इस बात को के.एम. कपाड़िया स्वीकारते हैं कि हम ऐसा मानते हैं कि जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है या प्रोग्रेस हो रहा है उसके कारण जो जॉइंट फैमिली हैं या संयुक्त परिवार हैं उनमें चेंजेस देखने को मिल रहा है। ओके कपाड़िया की भारतीय समाजशास्त्रीय परिषद के गठन एवं संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहाँ पे एक दो फैक्ट और भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आप लोग देखिए, इस परिषद के द्वारा प्रकाशित सोशियोलॉजिकल बुलेटिन, ये आप सभी को पता है, इस पत्रिका के संपादक मंडल में रहते हुए उन्होंने इस प्रकाशन का कार्यभार सक्रिय रूप से वहन किया था। तो ये कुछ समय के लिए इस जो परिषद है इसके सचिव भी रहे हैं। तो ये आई थिंक लगभग 1955 से कुछ ऐसा टाइमलाइन है, 1966 तक या ऐसा कुछ है। तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो लगभग 10-11 सालों तक ये इसके सचिव भी रहे हैं। ओके इनकी जो दो महत्वपूर्ण बुक हैं वो हम लोग देख लेते हैं। हिंदू किनशिप, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यही इनके पीएचडी का टॉपिक भी था, तो ये आप लोग याद रखिएगा। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये 1955 में बुक आती है और इस बुक की अपनी एक अलग खासियत है। इस बुक में मैरिज एंड फैमिली स्ट्रक्चर जो है इसके बारे में, भारत में जो विवाह है और जो परिवार का स्ट्रक्चर दिखता है वो कैसा है, इसके बारे में विस्तृत व्याख्या इन्होंने की है। तो मन में आप लोगों के डाउट ये भी उठना चाहिए कि इन्होंने आखिर में क्या सभी जो मैरिज के पैटर्न हैं उसकी इन्होंने व्याख्या की है, या सभी जो हमारी जातियां होती हैं, जनजातियां होती हैं, सारे रिलीजन्स हैं, उनकी फैमिली के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। तो ऐसा नहीं है। जो मेन हमको दो रिलीजन दिखते हैं, एक हमें हिंदू रिलीजन दिखता है और दूसरा मुस्लिम रिलीजन। ये दो रिलीजन के विवाह के क्या पैटर्न रहे हैं और क्या परिवार का स्ट्रक्चर रहा है उसके बारे में इन्होंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस बुक में हिंदू और मुस्लिम रिलीजन, इन्हीं दोनों की क्या विवाह और परिवार का पैटर्न है भारत में, इसको इन्होंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। ओके इसके साथ ही मैं ये भी बताऊं कि जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि के.एम. कपाड़िया जो हैं वो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हैं। तो ये आप सभी को पता है कि जो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है या विधा शास्त्र या विद्या शास्त्र भी इसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी
पुराने वेद हैं, पुराण हैं, या जो भी टेक्सचुअल कंटेंट हैं, तो ये सारे के सारे कंटेंट से ही जो भी बुक लिखी जाती है या उसके अनुसार जो हम अपना विचार देते हैं उसी को इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहते हैं। तो इन्होंने भी अपने जो बुक्स लिखी हैं इसके लिए इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का ही यूज़ किया है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ इन्होंने इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ही यूज़ किया है, अपने बहुत सारे अध्ययन रहे हैं इनके जिसमें इन्होंने जो आज के टेक्निक्स होते हैं, अध्ययन करने के तरीके हैं, उसको भी इन्होंने अपने अध्ययन में समेटा है या शामिल किया है। लेकिन मेजरली अगर देखा जाए तो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इनका मेन रहा है। ओके, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये मुझे एक इनका लेख दिखा, तो इसमें इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ पे देखिए, कन्हैयालाल मोतीलाल कपाड़िया वाज अ फाउंडर मेंबर ऑफ द इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी। तो इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के ये फाउंडर मेंबर से में रहे हैं and was its secretary between 1955 and 1966। तो ओके, यहाँ पे आप लोगों को फैक्ट मिल गया कि ये जो उसके सचिव रहे इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के सेक्रेटरी जो रहे, सचिव पद पे रहे ये 1955 से लेके 1966 तक रहे। He rendered invaluable service to the progress of the society and made sustained efforts to maintain the quality of its journal। तो जो जर्नल प्रकाशित होती थी उसमें इन्होंने अपना एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया है, और वो कौन सा जर्नल था? सोशियोलॉजिकल बुलेटिन। ओके, ही डाइड एट हिज रेजिडेंस इन बॉम्बे ऑन October 30, 1967 एट द एज ऑफ 59। तो 59 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1967 में, एक लंबी बीमारी के बाद, आफ्टर अ पीरियड ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। ओके, इन हिज डेथ the society has lost a devoted worker and the academic world a kind and able scholar। Okay, Professor Kapadia came to sociology with a background of Sanskrit and Indology। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्रोफेसर कपाड़िया जो रहे वो सोशोलॉजी में जो आते हैं उनका बैकग्राउंड क्या रहा, तो बैकग्राउंड जो है उनका मेजरली उनका कंट्रीब्यूशन जो रहा, यानी कि उनकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा ही काफ़ी कुछ संस्कृत में रही और पर्सपेक्टिव जो रही वो इंडोलॉजिकल रही। तो इन्होंने काफ़ी ऐसी संस्कृत में जो किताबें थीं उनको इन्होंने पढ़ा भी था। तो आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इवन अ स्कूल बॉय ही हैड रीड मेनी वैष्णव टेक्स्ट इन संस्कृत। He studied Sanskrit at Wilson College, Bombay, from where he passed his BA with a first class in 1938. Okay. Subsequently, he was appointed a Dakshinamurti Fellow in recognition of his merit। तो इनको दक्षिणामूर्ति फेलो भी दिया गया था। ओके। He met Professor G.S. Ghurye in 1930 and discussed his plan for doing a PhD at a Bombay School of Economics and Sociology। तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे की, ये G.S. घुरिये के कांटेक्ट में आते हैं और ये कहते हैं कि हमें PhD करना है। At the suggestion of Professor Ghurye, he undertook a study of हिंदू किनशिप ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट मटेरियल इन संस्कृत। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से इनका इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दिखाई दे रहा है कि चूँकि घुरिये ने कहा कि आप जो भी संस्कृत में कंटेंट्स हैं उनके आधार पे आप हिंदू किनशिप पे अपना शोध करिए। He was awarded the PhD degree in 1938 and the thesis was published under the title Hindu Kinship in 1947। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मिल रहा है। ओके, kinship, marriage and family
came to be his major area of specialization in which he made a contribution and a name। तो इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है वो नातेदारी में रहा है, विवाह में रहा है और परिवार पे के अध्ययन पे रहा है। His interest in the field became strength as he began teaching in 1943 Indian Social Institution and Indian Social Thought for the MA course in the University of Bombay। तो ये इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशन और इंडियन सोशल थॉट एमए के लिए ये स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे में एक कोर्स के तौर पे। ओके। In 1955, he published his book Marriage and Family in India, which soon came to be regarded as the only textbook in the field covering diverse situation in the country। तो बहुत सारे, अगर हम बात करें सिर्फ विवाह और परिवार के पैटर्न की भी, तो बहुत एक डाइवर्स सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारी विविधता भी देखने को मिलती है। ओके, यहाँ पे अब हम लोग इनके थोड़ा सा बुक का कंटेंट देख लेते हैं और कौन सी बुक, जो कि इनके पीएचडी के थीसिस का टॉपिक भी था। तो ये था हिंदू किनशिप। ओके, तो ये हिंदू किनशिप की बुक में आखिर में क्या क्या है, तो मेजर हम लोग सिर्फ चैप्टर वाइज देख लेंगे, ताकि कभी अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया गया, क्योंकि देखिए क्या है कि बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल नहीं है इनके बारे में, तो हमें जो कंटेंट मिलेंगे उन्हीं से हमें इनको समझना है। क्योंकि मैंने देखा जो एक रावत पब्लिकेशन की जो बुक है समाजशास्त्रीय चिंतक एवं सिद्धांतकार, उसमें भी हमको बहुत कंटेंट नहीं मिला, सिर्फ एक पेज में के एम कपाड़िया को कंप्लीट कर दिया गया है। तो मैं जो भी मुझे कहीं से जर्नल मिला या कुछ पब्लिश किया गया है इनके बारे में, या कुछ बुक्स के बारे में इनके डिटेल मिला है, तो उसको मैंने मेंशन किया है ताकि इनके बारे में थोड़ा और हम लोग समझ सकें। तो कल्ट ऑफ मैंस यहाँ पे दिया है, इसमें आप लोग टॉपिक अंदर में देख लेंगे क्या क्या इन्होंने डिस्कस किया है। चूँकि इन्होंने इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को लिया है और जो भी संस्कृत में वे रहे हैं कंटेंट, उन्हीं को इन्होंने रेफरेंस करके और इन्होंने कंप्लीट किया था। तो आप लोग यहाँ पे सेकेंड चैप्टर देख सकते हैं, मैरिज एंड मैरिटल रेगुलेशन क्या रहा है, तो इंसेस्ट क्या होते हैं, जिसमें प्रोमिस्क्यूटी की बात की गई है और एक्सोगेमी की, ऐसे ही सेप्ट एक्सोगेमी इन वैदिक टाइम्स, तो वैदिक टाइम्स में कैसा रहा, आर्यंस के टाइम में कैसा रहा, ग्रह सूत्रा में कैसा रहा, मीनिंग ऑफ गोत्रास क्या है। तो ये अलग अलग तरीके से बहुत सारे टॉपिक हैं। यहाँ पे आप लोग एक बार पॉज करके और डिटेल में इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप लोग कि आखिर में किस किस के बारे में के एम कपाड़िया ने डिस्कस किया है। ओके, यहाँ पे थर्ड चैप्टर जो है इस बुक का वो दिया है द हिंदू हाउस होल्ड की बात की गई है। तो अथॉरिटी ऑफ फादर क्या होता है, मीन्स पिता का रोल क्या होता है फैमिली में, और बच्चों का जो पुत्री होती है पुत्र होते हैं, तो इम्पोर्टेंस ऑफ सन दिया है, इकोनॉमिक यूटिलिटी क्या है, कंटिन्यूएशन ऑफ फैमिली एंड फैमिली राइट्स क्या होते हैं, एडॉप्टेड सन का क्या है, नियोगा क्या है, विडो एंड एल्डर ब्रदर इन लॉज, मीन्स हर किसी के बारे में एक एक करके इन्होंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। फोर्थ चैप्टर में एडॉप्शन और एफिलिएशन की बात इन्होंने की है। तो एडॉप्शन वैदिक एज में कैसा रहता था, या फिर नॉन एग्नेटिक रिलेटिव्स क्या होते हैं, तो उसमें एडॉप्शन का क्या रूल होता है। फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि नंदा पंडित्स रूल कौन से हैं। तो अलग अलग तरीके से इन्होंने कुछ कुछ अपने एडॉप्शन और एफिलिएशन के बारे में बताया है। इनहेरिटेंस और सक्सेशन के बारे में इन्होंने बताया है कि जो हमारा किस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी जो घर की प्रॉपर्टी होती है फैमिली की, वो किस तरीके से इनहेरिटेंस जो है उत्तराधिकार की बात हो रही है, वो किस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलती जाती है, तो उसके बारे में इन्होंने बताया है। ओके, अगला हम लोग देखते हैं चैप्टर, ये बोलते हैं विकैरियस लायबिलिटीज एंड डेब्ट की बात ये करते हैं।
बर्थ एंड डेथ इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, इसकी भी बात करते हैं कि जो जन्म के समय कुछ जो रिचुअल्स मनाए जाते हैं, मृत्यु के समय कुछ मनाए जाते हैं, और जिसमें माना जाता है कि कौन किस समय में हम इम्प्योर होते हैं, फिर उसके बाद से हम जाते हैं तो फिर नहाते धोते हैं, कुछ समय टाइम पीरियड के बाद फिर हम नॉर्मल होते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई है। ओके, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ किन की बात ये करते हैं। तो इसमें भी इन्होंने कुछ टॉपिक को कवर किया है जो कि आप लोग पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे इन्होंने रिकैपिटुलेशन की बात करते हैं, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। किनशिप और सोशल फैक्ट, मतलब जो नातेदारी होती है वो एक सोशल फैक्ट के रूप में किस तरीके से काम करती है, क्लैन, फैमिली, इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने कुछ कुछ बातें जो हैं डिस्कस की हैं। तो मैंने जस्ट इसलिए मेंशन कर दिया था कि आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा कि आखिर में इस बुक में, माना कि हर कोई तो बुक पढ़ नहीं सकता है, भाई हिंदू किनशिप को लेके हम कुछ 314 पेज का ये बुक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम बैठ के पूरी बुक तो नहीं पढ़ सकते हैं, बट उसमें कंटेंट क्या क्या है, आखिर में के.एम. कपाड़िया ने हिंदू जो किनशिप है, नातेदारी है, उसके बारे में इन्होंने क्या डिस्कस किया है अपने बुक में। तो एटलीस्ट हम लोग जब चैप्टर सिर्फ देख लेंगे तो भी हम समझ जाएंगे। तो जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस किए ही कि इन्होंने क्या क्या जो टॉपिक है उसको कवर किया है अपने बुक में। ओके, और इनकी जो 2 बुक्स हैं उनके फ्रंट पेज कवर मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, के.एम. कपाड़िया की बुक है। हिंदू किनशिप एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन हिंदू सोशल हिस्ट्री, तो यहाँ पे के.एम. कपाड़िया की ये बुक है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि ये बुक जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं 1947 में पब्लिश हुई थी। मैंने उस बुक पे देखा, वो बुक सिर्फ उस समय मात्र 15 रुपये की थी। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये बुक कितनी पुरानी है और इतने डाइवर्स टॉपिक को लेके, और ऐसा माना जाता है कि उस समय ये एक इम्पॉर्टेंट बुक मानी जाती है कि जो कि लिखी गई थी के.एम. कपाड़िया के द्वारा। ये भले ही इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को लिया गया था, लेकिन चूंकि ये माना जाता है कि जो इतिहास होता है वही हमें बताता है कि आज हम इस रूप में आए हैं तो कैसे आए हैं, क्योंकि उसी इतिहास में ही परिवर्तन होते होते और आज के हम जो हमारा आज का समय होता है उसमें पहुंचते हैं। तो दोस्तों, ये के.एम. कपाड़िया के बारे में हम लोग एक ब्रीफ डिस्कशन किए, और ये आई थिंक के.एम. कपाड़िया के बारे में इतना ही क्वेश्चन बन पाता है, इतने ही कंटेंट से बन पाएगा। भले ही इसमें थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसा पूछा जा सकता है कि गुजरात पे किस विचारक का अध्ययन नहीं रहा है। तो के.एम. कपाड़िया जो हैं वो चूँकि गुजरात से ही संबंधित रहे हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि उनका अध्ययन गुजरात पे भी रहा है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।